Hey everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing great। ये वीडियो है यूनिट नंबर 3 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हैमलेट को बाय शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का वर्क है हैमलेट। बहुत ही अच्छा वर्क है, इनका ओथेलो भी बहुत अच्छा है। खैर, जिसने हैमलेट नहीं पढ़ी है बट स्टिल दे वांट टू लर्न इट अ बिट, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि हैमलेट के ऊपर हैदर मूवी बनी हुई है बॉलीवुड में। आई डोंट नो कैसी है, बट मैंने सुना हुआ है कि बनी हुई है, अडेप्टेशन है इसका, तो यू कैन वॉच इट। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट इन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ रिवेंज इन हैमलेट। हाउ डू द वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्ले रिस्पॉन्ड टू द इशू ऑफ रिवेंज। इसमें आपको क्या बताना है, नेचर और सिग्निफिकेंस बताना है थीम ऑफ रिवेंज का, कि रिवेंज का थीम ज़रूरी क्यों है। अब देखिए, ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। अब ट्रेजेडी में कुछ ना कुछ तो ट्रेजिक होगा ही। और अगर मैं बोलूँ हैमलेट में अगर इसमें रिवेंज ना हो, अगर जो हैमलेट है वो क्लॉडियस से रिवेंज ना लेना चाहे, उसका रिवेंज ना ले, तो मुझे नहीं लगता कि एक रिवेंज ट्रेजेडी होगी या फिर एक ट्रेजेडी भी होगी, क्योंकि फिर कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको पता है कि सिग्निफिकेंस थीम ऑफ रिवेंज का यही है कि रिवेंज का जो थीम है वही सारे एक्शंस को कहीं ना कहीं पुशअप करता है कि हाँ, ये वाला एक्शन होना चाहिए, ये वाला एक्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं होगा। अगर रिवेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। और आपको बताना है कि हाउ डू द वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्ले रिस्पॉन्ड टू द इशू ऑफ रिवेंज। अब रिवेंज में भी इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिवेंज है, जैसे कि हैमलेट का रिवेंज अपने अंकल की टूवर्ड्स में, ठीक है। और इसके जो अंकल हैं वो रिवेंज नहीं लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं उनका जो डीड होता है, मतलब हैमलेट को मरवाने का, कि उसे बाहर भेज रहे होते हैं। खैर, वो तो टोटली ऑफ साइड है। अब इसकी जो लवर थी और फेल गया, उसके जब फादर की डेथ हो जाती है, वो हैमलेट उसे गलती से स्टैप कर देता है, तो उसका ब्रदर और फेलियर का ब्रदर जो है वो रिवेंज लेना चाहता है हैमलेट से। तो ऐसे ही इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, वो एक दूसरे से रिवेंज लेना चाहते हैं। तो ये आपको इसमें बताना है कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं इन द प्ले, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द इशू ऑफ रिवेंज। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हैमलेट का सॉलिलॉक्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। अब पहली बात तो यही आ जाती है कि सॉलिलॉक्यू क्या होता है। एक ऐसा जैसे कि आपने सीरियल्स देखा होगा, सीरियल्स में क्या होता है कि जो कैरेक्टर है कभी कभी दिखाते हैं वो अंदर ही अंदर कोई चाल चल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, है ना, कुछ भी सोच रहे होते हैं, मुंडी घुमा घुमा के, हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब क्या है, वो बोल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ना वो बोलते हैं, ना वो किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है उस सीरियल के अंदर, लेकिन एज अ ऑडियंस हमें पता है कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और क्यों पता है हमें, क्योंकि वो जो सोच रहा है वो सुनाई दे रहा है हमें। इसी तरीके से सॉलिलोक्यू होती है, जिसे कोई नहीं सुन पाता, सिर्फ कैरेक्टर अपने मन में सोचता है। अगर ऐसा ना हो तो ऑडियंस जो उस टाइम पे प्ले या ट्रेजेडी देखने जाती थी, ड्रामा देखने जाती थी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। सेम टू सेम सीरियल वाली कहानी है कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चाल चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है, प्लॉट बनाते रहते हैं। उनकी तो खैर अलग ही कहानी है। तो आपको उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, उसके ज़रिए जो उसकी सॉलिलोक्यू है उसी के ज़रिए कहीं ना कहीं वो अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता है जब भी वो कुछ करना चाहता है। जैसे कि उसकी बहुत ही फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। जब वो सोचता है सुसाइड के बारे में, वो वाली लाइन इसकी बहुत फेमस है। अब शॉर्ट नोट लिखना है आपको लिटरेस के ऊपर, जो और हैमलेट का क्लैश है, इन दोनों का जो क्लैश है आपको उसके ऊपर लिखना है। मतलब कि दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है वो क्यों है, क्यों फाइट करते हैं। आपको इसकी स्टोरी पता है तो आप लिख दोगे आराम से कि दोनों के जो अंदर है वो रिवेंज का थीम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिग्निफिकेंस बताना है हैमलेट का सॉलिलोक्वी का विद द रेफरेंस ऑफ सोल सर्चिंग ही अंडरगोज। जैसे कि मैंने बताया, सोल सर्चिंग का मतलब कि उसके थ्रू ही वो कहीं ना कहीं अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता है, सोचने के ज़रिए ही। उसकी जो स्पीच है, जो इनर कॉन्शियसनेस जो वो बोल रहा होता है, जो सिर्फ जनता को सुनाई देता है, हमें सुनाई देता है, और कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं देता है, तो उसका आपको यहाँ पर बताना है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। आपको पता है, मतलब प्ले यहाँ पे बोला गया है रिवेंज प्ले, तो आपको पता है हर एक जो वर्क है, जितना भी एक्शन है, वो रिवेंज के लिए ही हो रहा है। हर एक बंदा रिवेंज लेना चाहता है, जो भी हो रहा है वो सब कुछ रिवेंज है। अब क्लॉडियस रादर देन हैमलेट इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, डू यू एग्री। अब आपको बताना है कि जो क्लॉडियस है ये इसका प्रोटैगनिस्ट है, ना कि हैमलेट है। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हैमलेट है उसका एक्शन स्टार्ट क्यों हुआ। अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, इसका दूसरा फेस देखें इस स्टोरी का, तो यही तो है ना कि अगर हैमलेट ने कोई चीज़ स्टार्ट करी, रिवेंज स्टार्ट किया, तो क्यों किया, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, और बदला लेने के लिए क्या है, जो अगला कैरेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन हैमलेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लॉडियस इन द प्ले। इसमें भी दोबारा से आगे क्लॉडियस के बारे में। तो ये 2-3 कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं के ऊपर बिहाफ पे अपना पूरा आंसर मोल्ड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ हैमलेट। अब स्ट्रक्चर क्या है हैमलेट का, तो आपने जैसे मैंने बोला था कि जो उस टाइम के प्ले थे, एलिजाबेथन ड्रामा थे, ट्रेजेडी थे, प्ले थे, जो भी थे, वो किस तरीके से बने होते थे। मतलब कि पहले राइजिंग एक्शन होगा, फॉलिंग एक्शन होगा, बीच में कथारसिस भी होगा और लास्ट में कंक्लूजन निकल जाएगा जिसमें जो मेन हीरो है मर जाएगा, अगर मैं बात करूँ ट्रेजेडी की तरह। तो यही इसमें स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में आप जैसे कि बाकी चीज़ें भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन क्या, जैसे कि जब प्ले स्टार्ट होता है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो एक्शन आएगा इसमें। और राइजिंग एक्शन, जब जो घोस्ट है वो आता है और हैमलेट को बताता है कि ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर, मतलब कि जो क्लॉडियस है, जो प्रेजेंट किंग है, उसने उसे मारा था। ये तो था राइजिंग एक्शन। उसके बाद बात आती है थर्ड की क्राइसिस में। क्राइसिस में क्या है, उसके बाद बात आती है क्लाइमैक्स की। क्लाइमैक्स क्या होता है, जब जो हैमलेट है उसे प्रूफ मिल जाता है कि जो क्लॉडियस है ही इज़ गिल्टी। क्यों पता चलता है, जब वो प्ले विद इन द प्ले खेल रहा होता है, सेम चीज़ें रिपीट कर रहा होता है, जैसे कि कर्ज मूवी में होता है, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इसमें भी होती है, आपने देखी हुई है। तो ये क्लाइमेक्स आ जाता है। उसके बाद क्राइसिस है। क्राइसिस कब स्टार्ट होता है, क्राइसिस तब स्टार्ट होता है जब जो हैमलेट है वो अपने अंकल को मार नहीं पाता है, व्हेन ही वॉज इन द प्रेइंग रूम। ठीक है, हालांकि वो मारना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, बट वो मारता नहीं है। वो सोचता है कि प्रे के ड्यूरेशन में अगर वो मारेगा कि वो हेवन में चला जाएगा तो फिर उसकी जो रिवेंज है वो अधूरा रह जाएगा, वो उसे हेवन में जाने का कोई हक नहीं है। फॉलिंग एक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब उसने उसे नहीं मारा तो जो क्लॉडियस है वो अब कहीं ना कहीं एक मेजर कैरेक्टर बन जाता है हैमलेट की तरह। तो ये हो गया इसका फॉलिंग एक्शन कि वहाँ से हैमलेट का जो फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। आउटकम में क्या हुआ कि जो हैमलेट है वो मर जाता है लास्ट में। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर था। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की ट्रेजेडी। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ मैन ऑब्सेस्ड विद मेलनकॉली। तो मेलनकॉली होता है जब आप सैड होते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे आप नीरस फील करते हैं, सैड फील करते हैं। तो आपको बताना है कि हैमलेट की कंडीशन कैसे है। तो जब आपने प्ले को पढ़ा था तब आपको पता होगा कि हैमलेट स्टार्टिंग में दिखा रखा है बहुत ज़्यादा से मेलनकॉली की सिचुएशन में होता है। स्टार्टिंग में भी उदास सा घूम रहा होता है, घोस्ट बता देता है, उसके बाद भी उदास घूम रहा होता है। और फिर से वो प्यार करता है बट स्टिल वो वैसे निराश टाइप में घूमता ही रहता है, बदला लेना चाहता है बट स्टिल वो मेलनकॉली में है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखनी होती है, क्वेश्चन में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले विद इन द प्ले। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन अ मिडसमर नाइट ड्रीम में भी आता है, क्योंकि उसमें भी प्ले विद इन द प्ले होता है, राइट। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि जो प्ले विद इन द प्ले है वही उसी के थ्रू जो हैमलेट उसे पता चलता है दैट हिज अंकल क्लॉडियस इज गिल्टी, कि उसके जो फादर की डेथ हुई है उसने उसे मारा है, उसी के ज़रिए से पता चलता है। जैसे कि आपने कर्ज मूवी देखी, जब जो हीरो है वो पूरा सीन दोबारा से रिपीट करता है स्टेज पे, तो जो लड़की है जो कि मेन मर्डर होती है, जो मारती है, उसके रिएक्शन के थ्रू पता चलता है कि हाँ वो चीज़ें उसी ने करी थी, उसके फेस पे चीज़ें दिखती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि प्ले विद इन द प्ले जो है वो एक चीज़ कंफर्म कर देता है कि क्लॉडियस ही जो है, कि जो क्लॉडियस है वही असली मर्डरर है, उसी ने उसके फादर को मारा है। क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उसे पता था, एक घोस्ट ने आके बोला था। हो सकता है घोस्ट झूठ बोल रहा हो सकता है वो घोस्ट उसके फादर का ही ना हो। तो इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए उसने ये प्ले किया था टोटल। तो यहाँ पर जो हैमलेट है उसका क्वेश्चन ख़त्म होता है। हैमलेट का बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको कोई 4 करने होते हैं आउट ऑफ 5 और 6 आई थिंक, तो उनमें से आपको कोई सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। आप कोई 2-3 अच्छे से कर लीजिए, जैसे कि आप हैमलेट कर लीजिए, फास्टिस कर लीजिए और मर्डर इन द कैथेड्रल कर लीजिए। और वेटिंग फॉर गोडो भी इजी है क्योंकि उसमें से 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, या फिर जो बैकेट है उन्होंने जो बाकी का स्ट्रक्चर था उसे छोड़ के एक नए तरीके से अपने वर्क को लिखा है। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।